Very good morning, students. Welcome to our channel, Rajendra Law Academy. Today is 20th of July 2026 and let's move on to today's the Hindu newspaper और जितने भी important news articles हैं उनको cover करते हैं, right? So let's move on to the first news article, which is a sad news. 11 killed in Jammu Kashmir as rain triggers flash floods. तो क्या है, फ्लैश फ्लड्स की वजह से क्या है, 11 पीपल हैव बीन किल्ड इन जम्मू कश्मीर. तो हमने क्या समझना है बेसिकली थोड़ा सा इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैश फ्लड. फ्लैश फ्लड क्या होते हैं, राइट? तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लड्स हो सकते हैं बेसिक डिपेंडिंग अपॉन द कॉज कि किस वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या है, फ्लड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. उसमें एक टाइप है फ्लैश फ्लड्स. फ्लैश फ्लड्स क्या है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो. एक तो फ्लड है कि कैसे है कि रेनफॉल हुई, धीरे धीरे रेनफॉल हो रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. क्या है, द रेनफॉल का वाटर लेवल की वजह से वाटर लेवल बढ़ता गया और फ्लड्स आ गए, राइट? एक तो वो टाइप, वो जो स्लोली स्लोली डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. दूसरे होते हैं फ्लैश फ्लड्स, जिनको हम सडन फ्लड्स भी कह सकते हैं. ये क्या होता है, एकदम से बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, राइट? उसकी वजह से क्या है, फ्लड्स आ गए. एकदम से बहुत ज्यादा वाटर पोर हो गया. क्यों हो सकता है, मे बी क्लाउड बर्स्ट हो गया और सारा जो वाटर है एक ही बार में क्या है, वो स्पेल हो गया. तो उससे भी क्या है, सडन ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट? तो सडन ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो सकता है. कुछ डैम में फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि डैम से वाटर लेवल्स बहुत बढ़ गए, उसको एकदम से वाटर रिलीज करना पड़ा, उसकी वजह से जो फ्लड आ गए वो भी फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं. तो बेसिकली फ्लैश फ्लड्स किसको बोलेंगे, जिसमें जो फ्लड्स हैं वो सडनली और इमीडिएटली आ जाते हैं विदाउट गिविंग एनी टाइम फॉर प्रिपरेशन. तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, अथॉरिटीज आर नॉट प्रिपेयर्ड कि उसको कैसे मैनेज करें, वो सडनली एकदम से फ्लड्स आ जाते हैं, राइट? तो ये भी क्या है, दिस फ्लैश फ्लड, इसका कॉज क्या है, इट हैज बीन ट्रिगर्ड ड्यू टू द रेन. तो ज्यादा रेनफॉल जब हो जाती है, एकदम कॉन्टिन्यूसली बहुत ज्यादा रेनफॉल एंड हायर अमाउंट ऑफ वाटर स्टार्ट पोरिंग, तो उस रीजन उससे भी क्या है, फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैश फ्लड्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द, अभी कहाँ पे है फ्लैश फ्लड्स. फ्लैश फ्लड्स आए हैं दिस इन जम्मू कश्मीर, राइट? ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द फीफा वर्ल्ड कप. तो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस किस के बीच में होने जा रहा है. इट इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना. वंस सारा कंप्लीट हो जाएगा तो वी विल टेक अ सेपरेट सेशन जिसपे हम क्या है, पूरा फीफा की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इस साल के फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब डिस्कस करें, दैट लाइक कौन सी कंट्री ने जीता एंड एवरीथिंग, राइट? तो अभी इसको कंप्लीट होने देते हैं, देन विल मूव ऑन टू दिस न्यूज इन डिटेल. एक ही बार में कर लेंगे रादर देन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, राइट? So let's discuss the next news which is related to the Sonam Wangchuk. तो हम काफी दिन से इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट सोनम वांगचुक क्या है. ही वाज सिटिंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक. कब से हंगर स्ट्राइक पे बैठे, फ्रॉम 25th of June. He was sitting on a hunger strike. Why he was sitting on a hunger strike? What is the reason? He was asking for educational reforms. तो क्या डिमांड है, एजुकेशन के सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है. अभी देखो बहुत सारे पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ जैसे, राइट? तो वो सब चीजों की वजह से इज डिमांडिंग गुड एजुकेशनल रिफॉर्म, जिसकी वजह से ही वो सिटिंग ऑन हंगर स्ट्राइक, राइट? अभी क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी हेल्थ के डिटेरियोरेट कर रही थी एंड फाइनली हमने ये भी देखा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन करा था एंड उन्होंने बोला था टू मॉनिटर हिज हेल्थ इज डेली, कि उनकी हेल्थ को डेली मॉनिटर करना है. ये हमने कल देखा था. आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि देन अभी लाइक रिसेंट डेवलपमेंट जो कल हुई थी, क्या हुआ था, उनको ही वाज टेकन टू दिस सफदरजंग हॉस्पिटल.
तो उनको उनकी प्रोटेस्ट साइड से ले गए थे और उनको क्या है एडमिट करवा दिया था सफदरजंग हॉस्पिटल में, राइट। अभी ही इज देयर एंड ही इज अंडर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। अभी वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है। द पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय हिज वाइफ गीतांजलि, who is on what are they demanding कि he should be transferred to a private hospital, जहाँ पे वो उनका ट्रीटमेंट पहले से जो डॉक्टर्स उनको पहले से मॉनिटर कर रहे थे वहीं उनको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। ये उनका प्ली था, ये उन्होंने पिटीशन में फाइल किया था। बट कोर्ट हैज रिजेक्टेड द प्ली टू ट्रांसफर सोनम वांगचुक फ्रॉम द सफदरजंग हॉस्पिटल। दे आर सेइंग कि नहीं, यहीं पे रहने दीजिए और यहीं पे क्या है उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग होगी, राइट। सो व्हाट दे आर सेइंग कि अब उनके एडवोकेट ने क्या बोला था, मिस्टर वांगचुक वाज नाइदर अंडर डिटेंशन नॉर एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस एंड वाज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एट अ हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कौन सा कुछ वो कौन से किसी मैटर में एक्यूज हैं या वो कौन से अंडर डिटेंशन है कि आप जो हॉस्पिटल डिसाइड करोगे उसी में उनका ट्रीटमेंट हो, बिकॉज ही इज़ अ फ्री सिटीजन, ही हैज़ फ्री विल कि वो अपना इलाज कौन से हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं तो उनको क्या है ट्रांसफर कर देना चाहिए। बट द कोर्ट हैज रिजेक्टेड दिस प्ली। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया फॉर एनी इंटरिम ट्रांसफर टू एनी हॉस्पिटल ऑफ हिज ओन चॉइस, राइट। तो बेसिकली क्या है व्हाट ही इज डिमांडिंग, ही इज जस्ट डिमांडिंग दैट the reforms in the education system with also the resignation of the union education minister, because he is saying that you are on that authoritative position and you should take the responsibility, because with power comes responsibility, comes accountability. So इतना सारा पेपर लीक हो गया पिछले 2-3 सालों से, what you should take the accountability and you should resign from your position. So this is what they are demanding, and they are actually this is just a part of demand. The basic thing which they are fighting for is the reforms in the education, राइट। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स चाह रहे हैं वो। अभी हम नेक्स्ट आगे भी पढ़ेंगे दैट ही हैज इवन कन्वेड दैट इफ द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू टेक अप द इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड द नीट क्राइसिस, जो ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हुए, अगर एजुकेशन के टॉपिक्स को आप इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस मॉनसून सेशन जो अभी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टुडे, तो ही इज विलिंग टू गिव अप हिज हंगर स्ट्राइक। तो वो कह रहा है बट यू नीड टू प्रॉमिस कि इस मॉनसून सेशन में एजुकेशन के ऊपर जितने मुद्दों पे हम कह रहे हैं उन सब पे बात होगी, तो हम तो क्या आई विल गिव अप दिस व्हाट हंगर स्ट्राइक। पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया अदर देन साइलेंस। तो वी आर वेटिंग कि गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन अभी तक देर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, राइट। तो दोनों न्यूज हमने एक साथ क्लब करके पढ़ लिया दैट आगे नेक्स्ट हम देखेंगे दैट ही इज इवन सजेस्टिंग कि इफ यू आर प्रॉमिसिंग कि मानसून सेशन में आप ये जो सेशन आज से शुरू हो रहा है इसमें क्या यू आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशंस टू द एजुकेशन रिफॉर्म्स, तो हंगर स्ट्राइक को छोड़ने के बारे में सोचा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द West Bengal. BJP government in West Bengal implementing promise of Sonar Bangla, right? So I don't want to talk about कि कौन से प्रोजेक्ट का उन्होंने इनॉग्रेशन किया, जैसे it has laid the foundation of 700 CR अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट। ये हम इसके बारे में नहीं I want to talk about this word Sonar Bangla which means golden Bengal। तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते सोनार बांग्ला के बारे में। हिस्टोरिकली क्या है, देयर वाज अ सॉन्ग बाय द नेम अमार सोनार बांग्ला, एंड व्हाट डज दिस मीन अमार सोनार बांग्ला, माय गोल्डन बांग्ला। सो इट वाज रिटन बाय हुम, तो क्वेश्चन आ सकता है किसने लिखा है अमार सोनार बांग्ला। इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था, एंड ये सॉन्ग कब फेमस हो गया था इंडिया में, इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द पार्टीशन, जब हुआ था बंगाल का। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था,
तो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं हम. So we are talking about this Amar Sonar Bang. This is what? This is a song written by Rabindranath Tagore. Right? And it became the war cry of which movement? पूछ सकते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कौन सी जो फ्रीडम स्ट्रगल की कौन सी मूवमेंट थी जिसका ये वॉर क्राई सॉन्ग बन गया. इट वॉज द स्वदेशी मूवमेंट. अभी मैं आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो कि 1905 में हुई. तो बेसिकली क्या था इन 1905, आई थिंक पेन इज नॉट विजिबल. सो 1905 में क्या था, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल. 1947 में वी गॉट फ्रीडम ना. तो 1905 में क्या था, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस. तो इन बंगाल, तो अभी ये क्या, दिस इज द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट. दिस इज व्हाट, दिस इज द कंट्री बांग्लादेश. नाउ इट इज बांग्लादेश. बट तब इस टाइम पे ये सारा एरिया वॉज व्हाट, दिस कंप्लीट वॉज बंगाल तब, राइट. तो बंगाल वॉज अ big province containing the areas of present day Assam, Bangladesh, West Bengal and some areas of Sikkim as well, right. So Bengal was a big state at that time and it had a it was the revolutionary center also India का. रेवोल्यूशनरी सेंटर का क्या मतलब, जितने भी इम्पोर्टेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एफर्ट्स किए जा रहे थे उसमें जो फोर फ्रंट में पार्टिसिपेट कौन कर रहा था, बंगाल, राइट. अदर देन पंजाब, जिसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रही है इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज बंगाल, राइट. तो बंगाल वाज द रेवोल्यूशनरी सेंटर. यहाँ से क्या था, बहुत सारे जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एफर्ट्स करे जा रहे थे. तो व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स फील, उनको लगा कि अगर हम बंगाल को वीक कर दें, इफ वी वीकन बंगाल, तो क्या है ये रेवोल्यूशनरी सेंटर भी वीक हो जाएगा और फ्रीडम की जो डिमांड है वो क्या है, वो भी वीक हो जाएगी. तो इस इंटेंशन के साथ उन्होंने बंगाल को वीक करने के बारे में सोचा. एंड किसी को भी जब वीक करना है तो क्या कैसे कर सकते हो आप, उनकी यूनिटी ब्रेक कर दो. तो क्या किया गया, बंगाल को डिवाइड करने की बात करी इन टू पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, राइट. तो बंगाल की पार्टीशन की बात करी गई इन 1905 बाय द ब्रिटिशर्स. क्यों कर रहे हैं ये पार्टीशन, बिकॉज दे वांट टू वीकन द रेवोल्यूशनरी सेंटर. जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जहां पे हो रही है बंगाल में, जो कि फ्रीडम की बार बार डिमांड कर रहे हैं, तो वो डिमांड को वीक करने के लिए क्या है, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि बंगाल को डिवाइड कर देते हैं ऑन टू इन द ऑन व्हाट, टू पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स, तो बंगाल को डिवाइड करने की बात करी गई. तो बंगाल की क्या बात कर रहे हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल. ये आ सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करी गई और बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया. कौन कौन से हिस्सों में, वन वाज वेस्ट बंगाल एंड सेकेंड वाज ईस्ट बंगाल. ये जो ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा है यही फ्यूचर में 1971 में जाके कौन सा देश बन जाएगा, बांग्लादेश. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि दिस एरिया वाज व्हाट, वेस्ट बंगाल, एंड ये जो इधर वाला एरिया इट इज ईस्ट बंगाल. ये बाद में क्या बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद, राइट. तो क्या हुआ, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में. इससे क्या हो गया, they wanted to weaken the freedom struggle. तो फ्रीडम स्ट्रगल की जो मूवमेंट चल रही थी उसको वीकन करने के लिए they took this step, right. एंड एक क्वेश्चन और आ सकता है, who took this step, who was the governor general of India at that time. So who was the governor general at that time, Lord Curzon.
राइट। तो लॉर्ड कर्जन ने ये डिसीजन लिया टू डिवाइड द बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। और कौन से बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। सो लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे तो हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया। तो वेस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड एरिया हो गया और ईस्ट बंगाल क्या है? मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो गया, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन, राइट, तो क्या है, उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया अंडर दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। लेकिन अब क्या, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो ऐसे देखते तो नहीं रहेंगे, दे विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, राइट। तो क्या हुआ, बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट, अभी हमने डिस्कस किया बंगाल पार्टीशन कब हुआ है? 1905 में। तो इंडियन का क्या रिस्पॉन्स था? व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस? तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स ने, फ्रीडम फाइटर ने क्या किया? दे रिस्पॉन्डेड विद द मूवमेंट। तो कौन से मूवमेंट? दे इन प्रोटेस्टेड, ठीक है, ऑब्वियसली दे विल प्रोटेस्ट, right, and in the form of a movement which became popularly known as Swadeshi movement. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम की मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, लेड दिस मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट। तो पूछ सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट कब आई? तो 7 अगस्त 1905 में ये मूवमेंट लॉन्च करी गई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। एंड ड्यूरिंग दिस स्वदेशी मूवमेंट, एक गाना जो लोग सड़कों पे गा गा के दे वर व्हाट प्रोटेस्टिंग, वो कौन सा था? दैट वाज अमार सोनार बांग्ला, राइट। तो इसीलिए आई एम सेइंग दैट दिस बिकेम द वॉर क्राई ऑफ दिस मूवमेंट, अमार सोनार बांग्ला, इट बिकेम द सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट, राइट। तो ये गाना लोग गा गा के यूनिटी की बात कर रहे थे सड़कों पे, राइट। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी मूवमेंट में दिस बिकेम द वॉर सॉन्ग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हुआ। किसने किया बंगाल का पार्टीशन? लॉर्ड कर्जन ने, राइट। क्यों किया? टू वीकन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिए। अभी अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलो एक और एडिशनल फैक्ट इसके बारे में बताती हूँ। अमार सोनार बांग्ला जो 1971 में ईस्ट बंगाल था, जो क्या बन गया था 1971 में, ईस्ट बंगाल बिकेम अ फ्री नेशन बाय द नेम बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने 1972 में ये अमार सोनार बांग्ला को अपना नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। तो 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश formed as a independent nation, right? तो एक नया कंट्री बन गया। और 1972 में इसने यही सॉन्ग, कौन सा? अमार सोनार बांग्ला, इसकी फर्स्ट 10 लाइन्स को अडॉप्ट कर लिया एज द नेशनल सॉन्ग। तो जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? जन गण मन, ऐसे ही बांग्लादेश का क्या है? अमार सोनार बांग्ला। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिकली डिस्कस करना चाहती थी। आई होप यू आर क्लियर कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़पेपर। Right, so Amar Sonar Bangla we have discussed. So let's move on to the next news. Okay, then this is a topic जो like recently अब क्या है, बहुत दिनों से न्यूज में बना हुआ है, related to the ethanol की blending and transition of this fuel, right? इसके लिए क्या है? there is a debate, the E20 transition fuel for debate. तो we are what transiting from petroleum to E10 ethanol 10 blending, अभी क्या E20 blending की तरफ जा रहे हैं, लेकिन they are saying it is a what need area to be discussed and it is area to be debated. तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं that what is this
इथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट। तो इसको समझने के लिए एक बार हम फिर से क्या है, इसको पहले डिटेल में समझते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग, और इतना इसके ऊपर डिस्कशन क्यों चल रहा है, रोज न्यूज़पेपर में क्यों आ रहा है, व्हाई आर पीपल कंप्लेनिंग कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के में इश्यूज है, राइट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज ब्लेंडिंग, का क्या मतलब है। ब्लेंडिंग इज व्हाट, ब्लेंडिंग बेसिकली मींस मिक्सिंग। तो किन्हीं दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, तो इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं, राइट। किसमें मिक्स कर रहे हैं, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है आपने इथेनॉल को मिक्स करना है किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ। तो पेट्रोल को मिक्स करना है इथेनॉल के साथ, तो आपका क्या है, न्यू फ्यूल आ जाएगा, जिसको बोलेंगे इथेनॉल, जस्ट एंड उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, राइट। अब कितने मिक्सिंग करनी है वो रेशो भी गवर्नमेंट ने बताई है, दैट 20%, कि अगर 100% पेट्रोल है उसमें क्या है 20% आपने इथेनॉल मिक्स करना है, और 80% फ्यूल में क्या होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए। तो इस रेशो में आपने मिक्स करना है दोनों चीजों को, इथेनॉल को और पेट्रोल को, और ये क्या बन जाएगा आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बन जाएगा। आई होप इतना समझ आ गया। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बेसिकली इथेनॉल क्या है, आप ये समझते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल which can be used as a fuel, which can be used as a fuel। तो ये अल्कोहल का वो फॉर्म है जो फ्यूल की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है टू गेट एनर्जी, राइट। तो इसीलिए क्या, कुछ भी थोड़ी पेट्रोल में मिक्स कर देंगे, कुछ भी मिक्स कर दो, नो, इट शुड मैच इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। तो पेट्रोलियम क्या है, इट्स अ फ्यूल, इट विल गिव एनर्जी व्हेन इट इज बर्न। ऐसे ही इथेनॉल को जब हम बर्न करेंगे इट विल ऑल्सो जनरेट प्रोड्यूस व्हाट, एनर्जी, राइट। तो उसको क्या है आपने कितने परसेंट डालना है, 20%, और पेट्रोलियम को कितने परसेंट डालना है, 80%, और एक ब्लेंडेड पेट्रोल आ जाएगा जिसको E20 पेट्रोल भी बोलते हैं, राइट। सो ये तो गवर्नमेंट करने की कोशिश करे, दिस इज गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब ये क्यों करना है, क्या बड़ी, पेट्रोल सीधा सीधा क्यों नहीं यूज करे, इतने सालों से सीधा ही तो पेट्रोल यूज कर रहे थे। अब रिसेंटली गवर्नमेंट को क्या जरूरत आ गई पेट्रोल में इथेनॉल डालने की, राइट। तो वो समझते हैं। तो यहाँ तक समझ आया ना इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, किस में मिक्स करना है, पेट्रोल में मिक्स करना है, क्या मिक्स कर रहे हैं, इथेनॉल कितना करना है, 20% करना है, इसीलिए इसको बार बार क्या बोल रहे हैं, E20, राइट। तो इथेनॉल 20 किस में मिक्स कर रहे हैं, पेट्रोल में। इथेनॉल क्या है, एक टाइप ऑफ अल्कोहल है जिसको क्या है एज अ फ्यूल भी यूज किया जा सकता है। अब ये सब करना क्यों है, वाई, इतने नाटक की जरूरत क्यों है, वो समझते हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाई, राइट, जरूरत क्या है। तो इंडिया का जो फ्यूल डिमांड है, इंडिया में जो हम पेट्रोल, जो हम डीजल यूज कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल हमारा आ रहा है सारा, वी नो दैट इज व्हाट, हम क्रूड ऑयल इंडिया में क्या है, हमारे पास डोमेस्टिक इसकी प्रोडक्शन तो नहीं है, वी इम्पोर्ट इट। तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेड है। 80 से 90% इंडिया की जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो क्या है, क्या है, इम्पोर्ट है। तो हम दूसरे कंट्री से, वी आर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम ईरान, वी आर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम रशिया, राइट। तो हम दूसरे कंट्री से क्या है, मंगवा रहे हैं क्रूड ऑयल। तो इससे क्या होता है, इससे वी आर व्हाट, डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस। दूसरों, जो चीज आपके पास नहीं है लेकिन आपको चाहिए, तो क्या है, वो आप डिपेंडेंट हो गए ना दूसरे कंट्रीज पे। अभी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, राइट, अगर इंटरनेशनल लेवल पे फॉर एग्जांपल किसी रीजन की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या है, बढ़ जाते हैं, तो क्या है, आपका क्रूड ऑयल की कॉस्ट क्या है, बढ़ जाएगी, और आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रूड ऑयल पहले 1000 रुपीज पर 1000 US डॉलर पर बैरल मिल रहा था, राइट, एंड अभी क्या है
2000 USD पर बैरल हो गया, तो आपका खर्चा क्या हो गया, डबल। उतना ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए क्या आपका खर्चा बढ़ गया। एग्जांपल दे रही हूँ, राइट। इसका क्या मतलब है कि आपकी, बिकॉज फ्यूल की डिमांड तो कंट्री में है ही है, एनर्जी चाहिए, लाइक व्हीकल सेक्टर के लिए क्या हमें क्रूड ऑयल चाहिए चाहिए ये, लेकिन हम क्या इंपोर्टेड है, तो हम डिपेंडेंट है कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ भी इशू होगा तो क्या है, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमारा खर्चा क्या बढ़ जाएगा, तो हम डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल किसी वजह से ईरान कह दे आई एम नॉट गिविंग यू क्रूड ऑयल, रशिया कह दे आई एम नॉट गिविंग यू, हाइपोथेटिकली, राइट, तो हम क्या करेंगे उसको भी, ये डिपेंडेंट। तो गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है, गवर्नमेंट चाहती है धीरे धीरे ये जो डिपेंडेंसी है ये क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अब कैसे रिड्यूस होगी डिपेंडेंसी, उसके लिए क्या है, आपको फ्यूल के क्या बनाने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव्स, राइट। फ्यूल के ऑल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगे, तभी आपकी ये जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल मार्केट पे फॉर द फ्यूल वो कम होगी। अब कैसे कैसे गवर्नमेंट ये फ्यूल के जो ऑल्टरनेटिव्स है क्रिएट कर सकती है, तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है, व्हाट ऑल्टरनेटिव्स गवर्नमेंट के पास एग्जिस्ट करते हैं, कि गवर्नमेंट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये भी एग्जिस्ट करता है कि गवर्नमेंट क्रूड ऑयल से शिफ्ट होके डिफरेंट सोर्सेज, अनदर फ्यूल सोर्स ढूंढ ले। गवर्नमेंट क्या है, कोई दूसरे फ्यूल सोर्स पे शिफ्ट हो जाए, तो इसीलिए क्या है, इसी रीजन से गवर्नमेंट क्या है, पुशिंग टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। गवर्नमेंट के सीएनजी व्हीकल्स आए हैं कंट्री में, राइट। गवर्नमेंट आर व्हाट, पुशिंग फॉर ईवीज क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बैटरी पे चले तो फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉरवर्ड हाइब्रिड, जो फ्यूल पे भी हो और ईवी भी हो। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं टू रिड्यूस व्हाट, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंस, और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट कर रही है, राइट। एक तरीका, इसमें ही एक दूसरा तरीका है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। जब आप इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो तो क्या है, आप 20% क्या है इथेनॉल यूज कर रहे हो। पहले क्या आप 100% ही पेट्रोल यूज कर रहे थे, अब क्या है 80% यूज करना पड़ेगा, तो कम हुई ना थोड़ी डिपेंडेंस। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। फर्स्ट रीजन क्या है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि फर्स्ट रीजन व्हाई इज टू रिड्यूस द फ्यूल डिपेंडेंस, क्रूड ऑयल की जो है डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए। दूसरा क्या है, ये जो क्रूड ऑयल है ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है कि बुरा है, वी ऑल नो दिस इज व्हाट, दिस इज बैड फॉर द इन्वायरमेंट। क्यों बैड है, बिकॉज इट इज रिलीजिंग व्हीकलर पोल्यूशन हो रहा है, इमिशंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो कार्बन इमिशंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशंस आ रहे हैं, तो उससे सबसे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, फ्यूल अच्छा नहीं है। कौन सा वाला, ये पेट्रोलियम वाला। सो क्रूड ऑयल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट इट इज वेरी वेरी बैड। तो क्या हम अपने इंटरनेशनल, हमारे कुछ टारगेट्स भी हमने कल भी डिस्कस किया था, इंटरनेशनल टारगेट्स इंडिया के क्या है, नेशनली डिटर्मिन्ड गोल्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, राइट। उनको अचीव करने के लिए भी क्या हमें अपने ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या हमें डिफरेंट सेक्टर से एमिशंस कम करनी पड़ेंगी। तो उसमें से एक एमिशन का सेक्टर कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल का सेक्टर। उसमें क्या है, हमें क्रूड ऑयल की यूसेज कम कर दें तो क्या, अच्छे फ्यूल, क्लीन फ्यूल यूज करें तो क्या है, ये जो कम हो जाएगी। जैसे हमने 2-3 days बैक हमने पढ़ा, गवर्नमेंट हैज आल्सो कम अप विद हाइड्रोजन ट्रेन। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू गो फॉर अ क्लीनर एंड बेटर फ्यूल्स, राइट। तो हम क्लीनर फ्यूल की तरफ मूव करें, इसीलिए ये सब गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव्स कर रही है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का रीजन एक ये भी है, एक तो फ्यूल डिपेंडेंसी कम करना है, एक इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा। दूसरी चीज, अनदर रीजन इज फॉर सपोर्टिंग द फार्मर्स ऑफ कंट्री। अब फार्मर्स बीच में कहाँ आ गए इथेनॉल ब्लेंडिंग में, अभी तो हम सारे फ्यूल की बात कर रहे हैं, फार्मर्स कहाँ से आ गए। तो ये अब अगर आप समझो कि इथेनॉल कैसे बनता है और कहाँ से आता है, तो इथेनॉल के सोर्सेज क्या है।
कहाँ कहाँ से यू कैन गेट इथेनॉल। अगर आपको सोर्सेज समझ आए तो आप समझ जाओगे कि फार्मर्स कैसे इन्वॉल्व हो गए और फार्मर्स को कैसे बेनिफिट होगा, राइट। तो इथेनॉल मेजरली कौन सी क्रॉप से, बेसिकली क्रॉप से भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो जैसे शुगर केन से, जैसे मेज से, राइस से, तो इन सब चीजों से क्या है, यू कैन प्रोड्यूस इथेनॉल, राइट। तो इन क्रॉप से यू कैन गेट इथेनॉल। तो ये क्रॉप से इथेनॉल मिल सकता है। तो अगर कोई शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर फॉर एग्जांपल, तो उसके पास अब क्या दो ऑप्शंस हो गए। एक तो क्या है, वो डायरेक्टली मार्केट में शुगर केन ही बेचते, राइट। दूसरा क्या है, दे कैन बी, दिस शुगर केन कैन बी यूज फॉर व्हाट, इथेनॉल ब्लेंडिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा, उनके क्या है, इनकम के लिए क्या है, डाइवर्सिफिकेशन हो गई। तो फार्मर के लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया, राइट। एंड दे विल गेट गुड प्राइस व्हेन दे सेल दिस इथेनॉल फॉर शुगर केन, दिस इथेनॉल फॉर इथेनॉल शुगर केन फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो आई होप दिस इज क्लियर दैट व्हाई गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है हमने वो भी डिस्कस कर लिया, इथेनॉल कहाँ से आएगा वो भी डिस्कस कर लिया, राइट। क्या फायदे नुकसान होंगे वो सब डिस्कस कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इतनी अच्छी चीज है तो व्हाई पीपल आर क्वेश्चनिंग इसका, क्वेश्चनिंग इट, एंड इसका जो व्हाई दे आर सेइंग देयर इज अ नीड फॉर डिस्कशन एंड डिबेट, व्हाई क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है वो अब हम समझते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या है, न्यूज़पेपर पे वापस मूव करते हैं, दैट व्हाई देयर आर इश्यूज बीइंग फेस्ड इन दिस ट्रांजिशन। तो वी आर एक्चुअली ट्रांजिटिंग ना, पहले क्या था, सिंपल पेट्रोलियम था, अब कौन सा है, E20 पेट्रोलियम यूज करेंगे, तो ट्रांजिशन है। लेकिन ट्रांजिशन, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजिशन, यू आर मूविंग फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी टू अनदर, तो देयर आर बाउंड टू बी बाउंड टू फेस चैलेंजेस, राइट। तो चैलेंजेस होंगे। अब वो क्या चैलेंजेस है वो हमें डिस्कस करना है। तो एक तो हमने 1-2 दिन पहले भी डिस्कस करा था कि माइलेज का इशू आ रहा है। देयर इज अ इशू ऑफ माइलेज की पीपल आर एक्सपीरियंसिंग कि अगर हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में तो क्या है, माइलेज गाड़ी कम देती है। एक तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई। अब रिसेंट एक जो और प्रॉब्लम आ रही है दैट इज रिलेटेड टू द इंजन्स आर व्हाट, टर्निंग ऑफ। अब वो क्यों हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो इट इज सेइंग दैट ओवर द फास्ट फ्यू मंथ्स मोटरिस्ट हैव बीन रिपोर्टिंग अ शार्प ड्रॉप इन फ्यूल एफिशिएंसी, ये हमने डिस्कस कर लिया, एंड व्हीकल्स दैट जर्क व्हाइल ड्राइविंग। तो उसको क्या कह रहे हैं, गाड़ी मिस मारी है, लाइक लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं लोग कि गाड़ी मिस मारी, मतलब द व्हीकल इज जर्किंग, तो इंजन बार बार ऑफ हो रहा है, राइट। अब वो क्यों हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो हम दूसरा इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज कर रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है। अब इसकी वजह से क्यों हो रहा है, व्हाट इज द इशू, व्हाई, वो हम डिस्कस करने लगे। दे आर सेइंग दैट ये जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम है, इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी है, इथेनॉल एज अल्कोहल एज अ प्रॉपर्टी दैट इट इज hygroscopic in nature. What it is? Hygroscopic. And what does I mean when I say it is hygroscopic? Hygroscopic जब भी कोई चीज होती है तो उसका क्या मतलब है, that it can absorb water. It can absorb moisture, water. तो इथेनॉल क्या है, अगर इसकी विसिनिटी में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा आसपास तो ये उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हो क्या रहा है, क्योंकि बारिश के दिन है तो अंडरग्राउंड टैंकर्स भी हैं, पेट्रोलियम जो पेट्रोल हाउसेज हैं उनके अंडरग्राउंड टैंकर्स हैं फॉर टू स्टोर वाटर, राइट। तो क्या है, बिकॉज मानसून का वेदर है तो मॉइस्चर एयर में बहुत ज्यादा है, तो वो क्या है, उन टैंकर्स में भी क्या है, थ्रू कॉन्डेंसेशन जो है उनके अंदर क्या है, मॉइस्चर इज एग्जिस्टिंग। तो क्या हो रहा है वहां पे, जो इमेजिन दिस इज द टैंकर, राइट। अब इसमें क्या है, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल है, अब इसमें मॉइस्चर भी है। अब क्या होगा, इथेनॉल विल एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब दिस मॉइस्चर। तो इथेनॉल इस टैंक में से क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा,
लेकिन हमें पता है पेट्रोल तो क्या है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, राइट। पेट्रोल में वाटर मिक्स नहीं होता, कभी मिक्स करके देखो पेट्रोल को और वाटर को, तो क्या है वाटर की लेयर ऐसे नीचे बन जाएगी और ऊपर ऊपर क्या आपको दिखेगा सारा पेट्रोल। अब वही प्रॉब्लम हो रही है दैट क्योंकि इथेनॉल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इथेनॉल और वाटर की जो लेयर है वो नीचे बन रही है और ऊपर ऊपर क्या है आपको पेट्रोल मिल रहा है, राइट। तो ऐसे दो लेयर्स बन गई है फ्यूल टैंक में। क्या बन गई है, दो लेयर्स, ऊपर अकेला पेट्रोलियम हो गया और जो आपका इथेनॉल और मॉइस्चर है उसकी लेयर नीचे बन गई है, राइट। तो जो आपने ब्लेंडिंग की उसका क्या फायदा हुआ, पेट्रोल तो सेपरेट हो गया, इथेनॉल और मॉइस्चर सेपरेट हो गए। तो इससे क्या हो रहा है, जब आप चाबी लगा के गाड़ी को ऑन करते हो तो इंजन क्या है नीचे से सबसे पहले फ्यूल टैंक के नीचे से फ्यूल यूज करेगा, तो वो क्या है इथेनॉल के साथ वाटर जो मिक्स्ड फ्यूल है उसको यूज करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है गाड़ी एकदम से चलती नहीं है और चोक करती है, राइट। तो ये प्रॉब्लम आ रही है रिसेंटली ड्यू टू कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द इथेनॉल। तो ये आपने याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक। क्या इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, यस। क्या पेट्रोल हाइग्रोस्कोपिक है, नो। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, मॉइस्चर को रिटेन करना, एब्जॉर्ब करना। तो इथेनॉल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी एक लेयर नीचे बन रही है वाटर टैंक में, इससे क्या हो रहा है दो लेयर्स बन गई, जिसकी वजह से क्या है द इंजन इज नॉट गेटिंग द फ्यूल प्रॉपरली, राइट। तो उसकी वजह से क्या है जर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, दैट जिसको कह रहे हैं गाड़ी क्या है मिस मार रही है। तो कॉमन लैंग्वेज में लोग ये कह रहे हैं, राइट। So I hope this is clear. So this is saying that they are arguing that ethanol's hygroscopic nature or the tendency to absorb moisture has made fuel more vulnerable to the water contamination if storage and dispensing system are not properly maintained, right? So they are saying that when water content in the entire E20 stock in underground tanks exceed 0.5%, तो अगर वो 0.5% के लेवल को इंक्रीज कर जाता है, this ethanol binds with water, this result in a separation phase where the water ethanol mixture settle at the bottom of the tank. अभी हमने डिस्कस किया while the petroleum form a separate layer above, and as the fuel is drawn from by the dispensing unit from the bottom of the underground tank, some vehicles may end up being dispensed this water rich mixture instead of E20 pumps, owner further explained. तो ये बात हमने डिस्कस करी है, उन्होंने डिटेल में मेंशन करी है। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर दैट व्हाई इथेनॉल का जो पेट्रोल है इट इज अंडर डिबेट अगेन एंड अगेन कुछ दिनों से। तो बिकॉज ऑफ मॉनसून ये सारे जो चैलेंजेस क्या है अभी फेस कर रहे हैं वो। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आई हैव ट्राइड टू मेक द पॉइंट एज सिंपल एज पॉसिबल। Even if now you guys have any doubt, feel free to ask in the comment section. So let's move on to the next news. ये हमने already मैंने आपको बता दिया था वांगचुक to end fast if focus of parliament is on education. So they are saying that he will end his indefinite hunger strike if political leaders provide him an assurance that education accountability would be the focus of this monsoon session of the parliament beginning on Monday. तो आज से जो ये स्टार्ट हो रहा है मॉनसून सेशन, तो उसका अगर फोकस क्या रहेगा एजुकेशन रिफॉर्म्स, एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी, तो ही इज विलिंग टू एंड अप दिस हंगर स्ट्राइक। तो कुछ चीजें बात करनी, लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा पार्लियामेंट के बारे में एंड द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। So let's talk about the parliament. So what is parliament, students? तो parliament basically एक body है जिसका काम क्या है to make laws for the country. कंट्री के लिए लॉस बनाना। तो इन शॉर्ट क्या हम कह सकते हैं पार्लियामेंट को, इट इज व्हाट, इट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो किसी भी गवर्नमेंट के बेसिकली बेटा क्या कितने ऑर्गन्स होते हैं, 3 मेजर ऑर्गन्स होते हैं, राइट। गवर्नमेंट को इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए कितने ऑर्गन्स चाहिए, कितने इंस्टीट्यूशंस चाहिए, 3।
फर्स्ट इज व्हाट लेजिस्लेटिव, सेकेंड इज व्हाट एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज व्हाट जुडिशरी, राइट। तीन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, तीन सेपरेट ऑर्गन्स जिनका तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम है। तो लेजिस्लेचर का बेसिकली काम क्या है? टू फ्रेम लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? ये जो लेजिस्लेटिव ने लॉज बनाए इसको क्या करना है? इम्प्लीमेंट द लॉज, राइट, इसको इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशरी का काम क्या है? टू एंश्योर कि ये जो लॉज बने हैं आर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, राइट। तो ये काम है जुडिशरी का। तो ये तीन ऑर्गन्स है, उसमें से हम जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है इंडिया का, उसका क्या नाम है? उसका नाम है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का बेसिकली काम क्या है? टू मेक लॉज। तो इसके लिए क्या है? पार्लियामेंट मीट्स रेगुलरली, so they keep on meeting, right, and they what, वहां पे बिल्स आर प्रेजेंटेड, उन बिल्स के ऊपर क्या बाद में डिस्कशन होता है, एंड डिस्कशन के बाद क्या होती है? वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद अगर यस वाले वोट ज्यादा है तो बिल इज पास्ड, so that bill become act and then that act is what implemented by the एग्जीक्यूटिव। अभी हमने डिस्कस किया। तो ये प्रोसेस है हाउ लॉ आर पास्ड इन इंडिया। तो इन द फॉर्म ऑफ अ बिल लॉ वुड बी प्रेजेंटेड इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, राइट। उस पार्लियामेंट में डिस्कस होगा एंड वहां पे वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद इफ इट इज पास्ड इट विल बिकम एक्ट। एंड हाउ वी नो दैट इट हैज बीन पास्ड? व्हेन इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों हाउस से पास होने के बाद में इस पे क्या है? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए, देन इट विल बिकम द एक्ट, राइट। तो पार्लियामेंट ऐसे लॉ पास करता है, राइट। एक चीज और याद करनी है पार्लियामेंट के बारे में, दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। वन इज लोकसभा विच इज द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। तो लोकसभा के एमपीज के जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा जब इनकी इलेक्शन के लिए वोट होती है तो हम लोग डायरेक्टली इनको वोट करते हैं, राइट। एंड दूसरा हाउस क्या है? दैट इज राज्यसभा एंड इट इज व्हाट? इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, राइट। लेकिन लोकसभा क्या है? हर 5 साल बाद क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो एक लोकसभा की टेन्योर कितनी है? 5 साल। 5 साल बाद जैसे ही नए इलेक्शन होंगे तो लोकसभा दोबारा से न्यूली सेटअप होगी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दो हाउसेज है इसमें, जिसका काम क्या है? टू मेक लॉ, राइट। तो अभी क्या है? पार्लियामेंट हमने डिस्कस किया कि रेगुलरली मीट करते हैं टू डिस्कस वेरियस बिल एंड एंश्योर कि वो पास हो जाएं, राइट। ये मीटिंग्स को क्या कहते हैं? तो इन मीटिंग्स को क्या कहते हैं? तो साल में कितनी बार मिलना, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट जो मिलती है उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री सेशन। तो क्या बोलते हैं उसको? सेशन बोलते हैं। और एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में क्या है? मोस्टली 3 सेशंस होते हैं। फर्स्ट इज जो स्टार्टिंग में होता है इन विंटर्स, उसको बोलते हैं विंटर सेशन, जो फेब के अराउंड होता है, राइट। देन इज मॉनसून सेशन, जो आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा, जो अभी आज से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द मॉनसून सेशन। एंड देन इज व्हाट? देयर इज समर सेशन, राइट। तो 3 सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। विंटर सेशन, मॉनसून सेशन एंड समर सेशन। एक चीज और याद रखनी है, द टाइम गैप बिटवीन 2 सेशन शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। तो इसका क्या मतलब है? दैट आफ्टर 6 मंथ्स तो उनको मिलना ही मिलना है पार्लियामेंट को, राइट। तो असेंबल होना ही है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके लिए वो क्या है सेशन को डिले कर सकते हैं, वो कितना है? 6 मंथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इट हैज बीन मेंशन्ड, given in the constitution that with at least 6 months पे क्या है? there should be a session of parliament. So आपको directly question आ सकता है, what could be the maximum time gap between 2 sessions? So it is what? It is 6 months.
सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी क्या है, मॉनसून सेशन के लिए मिल रहे हैं पार्लियामेंट का, राइट। तो अभी जब मॉनसून सेशन चलेगा तो हम देखेंगे कौन कौन से बिल प्रेजेंट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे बिल प्रेजेंट होंगे वी विल डिस्कस कि हाउ द बिल्स आर पास। तो पूरा प्रोसेस डिटेल में अभी क्या है हम आने वाले दिनों में समझते रहेंगे दैट कैसे बिल जो है पास होते हैं पार्लियामेंट में, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। ये भी रेपिटेटिव है, हमने इसको 2-3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज रिलेटेड टू द पुलिस क्लियर प्रोटेस्ट अगेंस्ट केन बेटवा एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन द एमपी। तो हमने क्या पढ़ा था, वी हैव रेड कि देयर इज अ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जिसकी बात चल रही है इन मध्य प्रदेश एमपी में। एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करें कि 2 रिवर्स को लिंक करना है। केन रिवर को किसके साथ लिंक करना है, बेटवा रिवर के साथ, राइट। तो केन बेटवा इंटरलिंकिंग इसीलिए बोल रहे हैं कि केन रिवर को किसके साथ लिंक करना है, आपने बेटवा रिवर के साथ, राइट। एंड क्या है, वाटर का ट्रांसफर होगा। अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज इंटरलिंकिंग, व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। तो न्यूज क्या है, अभी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज हैं दे आर प्रोटेस्टिंग कि ये प्रोजेक्ट हम इनिशिएट नहीं होने देंगे। अब ट्राइबल कम्युनिटीज क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं वो भी हम समझेंगे। देखो बेटा, जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लगाओगे, राइट, उसके लिए क्या है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हवा में तो लगेगा नहीं, यू नीड लैंड, राइट। तो जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगेगा उसके लिए क्या है, लैंड क्लियर करना पड़ेगा। तो लैंड क्लियर होगा तो क्या होगी, लोगों की डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब ये थोड़ा सा फॉरेस्टेड एरिया भी इसमें आ रहा है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी यहाँ पे, ट्राइबल्स की। तो यू नो ट्राइबल्स आर लाइक दे आर नॉट, वो उनको अपने क्या है फॉरेस्ट से बहुत प्यारे, दे डोंट वांट टू लीव देयर फॉरेस्ट, राइट। तो वो क्या है, दे डोंट वांट टू गेट डिस्प्लेस्ड। तो इसीलिए दे आर प्रोटेस्टिंग कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं केन बेटवा प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब न्यूज आए तो हमें पूरी क्लैरिटी हो दैट व्हाट इज दिस केन बेटवा प्रोजेक्ट। So we are going to talk about Ken Betwa river interlinking। पहले ना मोस्टली चीजें अगर आप ध्यान से समझो तो उनके नाम से ही क्या है, उनकी बहुत सारी चीजें की क्लैरिटी हो जाती है, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये इंटरलिंकिंग करनी है। इंटरलिंक मतलब क्या, जोड़ना है, राइट। किस किस को जोड़ना है, रिवर्स की इंटरलिंकिंग हो रही है। इट मींस ये 2 रिवर्स है, फर्स्ट कौन सी है, केन, सेकंड इज व्हाट, बेटवा। तो इनको इंटरलिंक करना है, राइट। और इसकी लोकेशन क्या है, एमपी, ये याद रखना है, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है उसको समझते हैं। अब इमेजिन करो देयर आर 2 वाटर टैंक्स, ठीक है। दिस इज वाटर टैंक 1, दिस इज वाटर टैंक 2। इसमें वाटर लेवल्स जो है यहां तक हैं, राइट। और इसमें वाटर लेवल्स यहाँ तक है। और मैं क्या करूं, आई वांट टू इंश्योर कि दोनों में एडिक्वेट और इक्वल जो है सप्लाई ऑफ वाटर हो। तो आई विल व्हाट ज्वाइन देम बोथ बाय अ पाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पाइप लगा दूं जिससे क्या है, यहां से वाटर फ्लो करे और इधर ड्रॉप होता जाए और अल्टीमेटली क्या हो, दोनों में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो जाए, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, दैट आई हैव इंटरलिंक्ड वाटर टैंक 1 टू वाटर टैंक 2। क्यों, एंड पानी कहां से लिया होगा, जिसमें सरप्लस है उससे सप्लाई किसको किया, जो उसमें क्या है डेफिशिएंसी है। तो जिसमें डेफिसिट था उसको हमने क्या है प्रोवाइड कर दिया सरप्लस वाटर फ्रॉम द सरप्लस टैंक। तो यही है बेसिकली केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग। इसमें क्या है, वी आर गोइंग टू टेक सरप्लस वाटर। तो केन में क्या है, सरप्लस वाटर देखने को मिलता है ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून्स। तो बहुत बारिश होती है, ऑलरेडी भी इसमें वाटर लेवल काफी ज्यादा है रिवर में, लेकिन ड्यूरिंग द मॉनसून इसमें और बढ़ जाता है तो वाटर सरप्लस हो जाता है। तो वो क्या वैसे भी क्या है ओवरफ्लो करता है, जिस फ्लडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो वो सब वैसे भी क्या है नुकसान कर रहा है। तो हम अगर यहाँ से एक कैनाल डेवलप कर दें, क्या बना लें, एक कैनाल सिस्टम लगा लें
और यहाँ का जो सरप्लस वाटर है दूसरी रिवर जो कि है बेटवा, इसको ट्रांसफर कर दें, राइट। और कहाँ पे करें, जहां पे इसमें क्या है, डेफिशिएंसी है। तो जिस एरिया में क्या है, डेफिशिएंसी है, वहां पे हम ये सरप्लस कर दें तो वहां की डेफिशिएंसी क्या है, रिमूव हो जाएगी। तो यही कर रहे हैं हम, केन से वाटर लेके बेतवा को सरप्लस जो है सरप्लस वाटर ट्रांसफर करें, सो दैट जो बुंदेलखंड का रीजन है, जो बुंदेलखंड का एरिया जो कि एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है, ये एरिया बेटा वाटर डेफिसिट है। यहाँ पे क्या है, हर साल लोगों की क्रॉप्स जो है फेल होती हैं, लोग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी क्या है देखते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ही वाटर क्राइसिस का इशू है। तो गवर्नमेंट यही चाहते हैं कि ये बुंदेलखंड के लोगों की लाइफ क्या इजी हो जाए, यहाँ पे इनके पास क्या है, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर टाइम अवेलेबल हो। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद दिस प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ केन बेतवा, जिससे केन रिवर से पानी लेके एक कैनाल के थ्रू क्या है, बेटवा रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम बुंदेलखंड के लोगों की लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, उनके लाइफ को इजी करने के बारे में सोच रहे हैं कि वहां पे क्या है, जो वाटर सिक्योरिटी इशू है, जो वाटर स्कैर्सिटी है, उनको जो वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वो इशू क्या है, एड्रेस किया जा सके, राइट। तो बुंदेलखंड के एरिया को ड्रॉट प्रोन एरिया है ये, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर डेफिशिएंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए वी आर कमिंग अप विद दिस केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, राइट। और ये एक इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, गवर्नमेंट हैज प्लान्ड मेनी प्रोजेक्ट्स, अप्रोक्सीमेटली 30+ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने सोचे हुए हैं, जिसमें क्या है, रिवर इंटरलिंकिंग करी जाएगी। लेकिन ये सबसे पहला है जिसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, राइट। So I hope the point is clear that what is this Ken Betwa river interlink, right? So let's move on to अभी क्या है, तो ये केन, एक चीज और समझते हैं that केन से वाटर सरप्लस लेके एक डैम में स्टोर किया जाएगा, राइट। उस डैम से थ्रू कैनाल इट इज गोइंग टू व्हाट गेट ट्रांसफर टू द बेतवा रिवर, राइट। So I hope this is clear. तो अभी इसमें बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट होगी लोगों की, तो वो इसीलिए क्या है, ट्राइबल पीपल आर प्रोटेस्टिंग कि वी डोंट वांट टू गेट डिस्प्लेस्ड। Okay. They is saying that ahead of monsoon session MP seek debate on need delimitation, right? तो ये सारे इश्यूज पे वो बात करने के बारे में opposition saying that हमें इन सब टॉपिक्स पे बात करनी है ड्यूरिंग द दिस मॉनसून सेशन। तो हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज मॉनसून सेशन। ओके, देन ये एक अमेंडमेंट आई है टू द नेशनल ऑनर्स बिल, राइट। एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है टू द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट। तो इंडिया में क्या है, देयर इज एक्ट बाय द नेम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट। तो ये क्या इंश्योर करता है कि जैसे हमारा नेशनल एंथम है, हमारा फ्लैग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं कंट्री की, इनकी क्या है, कुछ कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट होगी तो उसके लिए क्या है, इनको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया अंडर दिस एक्ट। कौन सा है, नेशनल ऑनर्स, इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। अब इसमें अमेंडमेंट की बात करी जा रही है, देयर सेइंग दैट नेशनल, आपने नेशनल एंथम तो इंक्लूड किया है लेकिन आपने कंट्री का नेशनल सॉन्ग नहीं इंक्लूड किया। सो नेशनल सॉन्ग को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो राइट, तो उसको इंक्लूड करने के लिए क्या है, इसमें अमेंडमेंट की गई है। एंड व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ कंट्री, तो नेशनल एंथम क्या था, वंदे भारत, ओ सॉरी, जन गण मन। एंड व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। एंड वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, राइट। इन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम था आनंद मठ, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आनंद मठ में लिखा था, एंड ये आनंद मठ बेसिकली क्या था, इट वाज अ नॉवल टॉकिंग अबाउट एक रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट। तो उसमें एक सॉन्ग था मेंशन वंदे मातरम।
इसको क्या है बाद में कंट्री का नेशनल सॉन्ग बना लिया गया। तो याद रखना है पहली बात, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कहाँ लिखा है, अपनी बुक अनंत मठ में लिखा है। अनंत मठ किसके बारे में, इट इज अ नॉवल अबाउट द सन्यासी रिवोल्ट, राइट। तो इस नेशनल सॉन्ग को भी क्या है, अब दे आर सेइंग कि इट ऑल्सो रिक्वायर कि अगर आप नेशनल सॉन्ग की भी डिसरिस्पेक्ट करते हो, डिसऑनर करते हो, तो क्या है, इसको भी क्या बना दो, पनिशेबल ऑफेंस बना दो। अभी तक नहीं था, तो इसीलिए दे आर गोइंग टू व्हाट, दे आर प्रपोजिंग अ अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट में इसकी अमेंडमेंट की बात करके इसको भी इंक्लूड करने की बात करी गई है, राइट। सो द प्रपोज्ड amendment seeks to extend the protection to Vande Mataram, and they're saying that according to the bill, any act causing obstruction in the singing of national song कौन सा, Vande Mataram, or insulting it in any form would become punishable, right. तो अभी presently there is a no specific legal provision to prevent insults to the songs of Vande Mataram, which is honored as the national song. Therefore ये जो अमेंडमेंट है प्रपोज की गई है, राइट। सो दे आर सेइंग कि नेशनल एंथम जन गण मन को तो ये प्रोटेक्शन है, लेकिन नेशनल सॉन्ग को ये नहीं है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाए, राइट। तो उसके लिए अमेंडमेंट की बात करी गई है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द यूसीसीसी. So what is UCC? It stands for Uniform Civil Code. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए क्या है, एक ड्राफ्ट बिल कौन सी स्टेट ने प्रेजेंट किया है, एमपी ने, राइट। तो उसके रिलेटेड ये न्यूज है दैट एमपी हैज प्रेजेंटेड इट्स ड्राफ्ट यूसीसी बिल. तो हमें समझना है दैट व्हाट इज यूसीसी and why it is required and why different states are coming up with their UCC bills, right. तो समझते हैं कौन कौन सी स्टेट में ऑलरेडी UCC एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारी चीजों के क्वेश्चन के आंसर हम करते हैं और समझते हैं इसको थोड़ा सा, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैंक शीट टू डिस्कस दिस इन डिटेल. So what we are going to discuss? We are going to discuss Uniform Civil Code, right? So what do you mean by Uniform Civil Code? Uniform का मतलब क्या है? Similar, same. So they are saying कि ऐसा एक कोड हो, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, एक ऐसा कोड हो जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हों, किस चीज से रिलेटेड, सिविल सेटअप से रिलेटेड, जो हमारे सिविल एक्टिविटीज हैं, राइट. जो सिटीजन्स के सिविल एक्शंस है, सिविल एक्टिविटीज हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हों, उस कोड को क्या कहते हैं, सिविल कोड. और वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. मतलब सब सिटीजन्स के लिए उनकी सिविल एक्टिविटीज के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए. दिस इज व्हाट इज द एजेंडा ऑफ यूसीसी. अब सिविल एक्टिविटीज कैसी आ जाएंगी, जैसे मैरिज, जैसे डिवोर्स, सिविल एक्ट, राइट. एडॉप्शन, राइट. ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी. तो ये सब क्या है, सिविल एक्टिविटीज है. तो अभी क्या है, देयर आर डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन for certain civil activities. For example, अगर मैरिज की बात करते हैं तो there are different rule and regulation which exist for marriage in India on the basis of religion, right. तो क्या है, हिंदूज के रूल रेगुलेशन अलग हैं, for Sikhs it's different, for Muslims it is different. तो फॉर एग्जाम्पल इफ हिंदू गेट्स मैरिड तो उनको जो रजिस्ट्रेशन करानी रहती है अपनी मैरिज के, दे रजिस्टर देयर मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. अगर सिख है उनका अपना है अनंत मैरिज एक्ट, राइट. ऐसे मुस्लिम्स का इस्लामिक एक्ट है. तो ऐसे क्या है, मैरिज के लिए रूल रेगुलेशन डिफरेंट है, डिवोर्स के लिए क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन, एडॉप्शन, ये सब क्या है, डिफरेंट सिविल एक्टिविटीज के लिए क्या है, डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं कंट्री में. क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन.
डिफरेंट रिलीजन है, हर रिलीजन का अपना तरीका है, उसके बेसिस पे क्या हमने डिफरेंट डिफरेंट लॉज बना रखे हैं। इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल लॉज आर एग्जिस्टिंग, तो कोर्ट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है इनको इम्प्लीमेंट करने में। जब कोई इशू आ जाता है, समथिंग हैपेंड एंड केस चला जाता है कोर्ट्स में, तो वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज मल्टीपल लॉज आर इन्वॉल्व। इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत डिफिकल्टी है, राइट। एंड देन व्हेन देयर आर डिफरेंट लॉज, तो कुछ लॉज कुछ प्रोविजंस रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकते हैं, दे कैन नॉट प्रमोट इनइक्वालिटी ऑल्सो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल इन मुस्लिम्स, राइट, तो ट्रिपल तलाक की जो एग्जिस्ट कर रही थी डिवोर्स के लिए, ट्रिपल तलाक एक मेथड था जो एग्जिस्ट कर रहा था। ट्रिपल तलाक क्या है, 3 बार बोला तलाक 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 तो डिवोर्स हो गया, राइट। तो इससे क्या है, दिस इज वेरी वेरी डिस्क्रिमिनेटरी अगर हम वुमेन की पार्ट से देखें, राइट। तो जब वी आर डेमोक्रेसी एंड व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेइंग ऑल द सिटीजंस आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग, राइट। तो उस केस में क्या है, गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन समटाइम्स एंड एंश्योर कि अगर किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से या किसी सोशल प्रैक्टिस से क्या है, किसी की राइट्स को जो क्या है हार्म हो रहा है, किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेट हो रहा है टुवर्ड्स अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, जुडिशरी ने स्टेप लिए, एंड दिस ट्रिपल तलाक हैज बीन नाउ व्हाट बैन्ड इन इंडिया। तो दे आर सेइंग कि रादर देन ऐसे छोटे छोटे एक एक चीज को आप टैकल करें, तो इससे अच्छा है यू शुड हैव व्हाट, यू शुड हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें क्या है सभी सिविल एक्टिविटीज के लिए क्या है सिमिलर रूल एंड रेगुलेशन हो फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, right? So I hope this is clear that what is the meaning of UCC. Then UCC के बारे में is it mentioned in the constitution, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो this is very very important and yes it is a constitutional mandate under Article 44. Article 44 of the Constitution which is a DPSA, which is a directive principle. ये क्या कहता है, it directs the states. It directs the state to what? Adopt a UCC over the period of time. तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि UCC होना चाहिए अंडर आर्टिकल 44, राइट। तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी सीधा ही आपसे पूछा जा सकता है that under which article UCC is mentioned in the constitution. So I hope this is clear. देन एक चीज आपने और याद रखनी है, इज एनी स्टेट इन इंडिया हैविंग यूसीसी, राइट। तो आपने याद रखना है द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी वाज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने अभी 2024 में यूसीसी बिल पास किया था एंड उत्तराखंड में नाउ देयर यूसीसी इज एग्जिस्टिंग। अभी नेक्स्ट कौन स्टेप ले रहे हैं, एमपी इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग दिस बिल, तो देखते हैं उनका पास होता है या क्या होता है। देन एक चीज और याद रखनी है, इवन इन गोवा के पास भी क्या है, उनका यूसीसी है, बट इट इज एग्जिस्टिंग बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले से ही उनके वहां पे क्या है यूसीसी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो क्वेश्चन आएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी स्टेट फर्स्ट है जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया, तो वो कौन सी स्टेट है, उत्तराखंड, राइट। अभी कौन सी बहुत सारी स्टेट स्टेप्स ले रही है, राइट। सो एमपी इज ऑन द लाइन, तो इसी से रिलेटेड न्यूज। So this is saying that MP cabinet approved draft UCC bill, right? So the MP cabinet on Sunday approved the draft uniform civil code bill proposing a prohibition of practices like polygamy. तो अभी भी क्या है polygamy, मतलब having multiple wives exist, तो उसको क्या है prohibit करेगा ये बिल। एंड निकाह हलाला को जो मुस्लिम्स में है उसको क्या है, इसको भी इस प्रैक्टिस को भी बैन करेगा विद इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फॉर द लिव इन रिलेशनशिप, राइट। तो लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड भी क्या है इसमें यूसीसी में गाइडलाइंस आएंगे, राइट। देन इट इज सेइंग दैट द बिल हाउएवर एग्जाम द स्टेट्स लार्जर ट्राइबल पॉपुलेशन। तो देखो ट्राइबल
लेवल का अपना यूनिक कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनको सेफगार्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसीलिए उनको यूसीसी से क्या है बाहर रखा है, यूसीसी से एग्जेम्प्ट कर रही है वहाँ की एमपी बिल। एंड उत्तराखंड में भी ऐसे ही है, उनकी जो एसटी कम्युनिटीज है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट दिस थिंग देयर यूसीसी। तो ये याद रखना है, क्यों? क्योंकि हमने क्या है, यूनिफॉर्मिटी डज नॉट मीन्स कि आप किसी की ओरिजिनलिटी और उनकी यूनिकनेस है वो खत्म कर दो, राइट। आप यूनिफॉर्म, जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हमारी जो इंटेंशन इज गुड, वी वांट टू व्हाट इंश्योर इक्वालिटी, राइट, वी वांट टू इंश्योर easiness in implementation of laws, but we never want to what destroy any cultural heritage। तो इसीलिए एसटीज को क्या है, इससे बाहर रखा गया। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एक फैक्चुअल सी न्यूज है, थोड़ा सा याद रख लेना है। सो होम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द म्यूजियम ऑफ वर्ड, जिसका नाम क्या है, इंडिया का द फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। तो लैंग्वेज म्यूजियम इंडिया का बना है बाय द नेम शब्दोलक। तो याद रखना है व्हाट इज शब्दोलक। शब्दोलक इज इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। इमर्सिव लैंग्वेज एक्सपीरियंस क्या है कि एक तो म्यूजियम है जिसमें सब ऐसे बुक्स पढ़ी हैं या जो है चार्ट्स लगे हैं तो आप क्या बस पढ़ रहे हो, तो वो इमर्सिव नहीं है। इमर्सिव क्या है, उसमें क्या यू कैन वो पार्टिसिपेटिव फील देता है, इंटरेक्टिव होता है, तो जिससे यू इमर्स इनटू द एक्सपीरियंस, राइट। तो उसको बोलते हैं इमर्सिव। तो फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम बाय द नेम शब्दोलक हैज बीन इनॉग्रेटेड। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ ये, तो याद रखना, दिस इज इन कोलकाता। सो इट सेलिब्रेट इंडियाज रिच लिंग्विस्टिक हेरिटेज and showcase the evolution of its oral and written traditions through interactive and technology driven exhibits। तो जो exhibits जो वहाँ पे म्यूजियम में डिपिक्ट किए गए हैं, they are what interactive in nature है, इसीलिए इसको immersive बोल रहे, राइट। सो शब्दोलक सेलिब्रेट इंडियाज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड ट्रेस देयर जर्नी फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस टू द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट टू प्रिंटेड वर्क्स। तो सारी जो 22 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो बेटा कौन से शेड्यूल में मेंशन है आपका कमेंट सेक्शन का आज का होमवर्क क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कौन से शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी है? क्वेश्चन 1, कितने हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एग्जिस्ट इन इंडिया, राइट। कौन कौन सी विद अमेंडमेंट ऐड हुई, अमेंडमेंट से कौन कौन सी ऐड हुई वो बतानी है, थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन आपने बताया, इज देयर एनी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, is there any national language of India, right? Then you have to tell me question number 5, what is the official language of parliament, of high courts and supreme courts। तो ये भी बताना है। तो आपने ये 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडमेंट्स के ऐड हुई हैं, राइट। एंड क्या इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है, इज देयर एनी, जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, क्या हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज है, ये आपने बताना है। और फिर आपने बताना है हमारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट, जैसे हाई कोर्ट्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो ये सारे आपने बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, पार्टिसिपेट किया करिए कमेंट सेक्शन में। जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर नॉट टेकिंग देम सीरियसली, so please reply in the comment section। So let's move on to the next news। Okay, then this is a news from space technology and थोड़ा सा इसको समझते हैं। The materials and methods that made Vikram 1 launched unique, right? So what is this Vikram 1? ये हमने याद करना, दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन। सो विक्रम 1 क्या है, दिस इज बेसिकली अ रॉकेट। थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू लॉन्च अ सैटेलाइट, आप सैटेलाइट को क्या स्पेस में लॉन्च करना चाहते हो, तो सैटेलाइट को वहां तक पहुंचाना भी पड़ेगा ना, दिस इज अर्थ। एंड यू वांट कि एक सैटेलाइट ऐसे इस अर्थ के आसपास घूमे और अर्थ का फॉर एग्जांपल वेदर को मॉनिटर करे। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल।
कि एक सैटेलाइट हो जो अर्थ के वेदर को मॉनिटर करे, राइट, सो दैट हमें क्या है प्रॉपरली क्या है वेदर रिपोर्ट्स मिलती जाए। तो आप एक ऐसे ही लॉन्च करना चाहते हो तो आपको उस सैटेलाइट को यहाँ से अर्थ से छोड़ के यहाँ तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा कि ऐसे ऐसे घूम सके। अब कैसे पहुंचाएंगे उसको, वो प्रोसेस समझते रहे। तो क्या करते हैं, अर्थ से यहाँ से हम क्या एक रॉकेट लॉन्च करते हैं, ठीक है, और उस रॉकेट में क्या है सैटेलाइट को माउंट करते हैं उस रॉकेट पे। सो फॉर एग्जांपल दिस इज सैटेलाइट एंड ये जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है बेसिकली दिस इज व्हाट, इसमें सैटेलाइट्स होती हैं। तो इस सैटेलाइट को हम यहाँ से लॉन्च करेंगे एंड इसके यहाँ पे ऑर्बिट में प्लेस कर देंगे और ये जो है सैटेलाइट क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। तो ये जो रॉकेट जो सैटेलाइट को स्पेस तक छोड़ के आएगा उसके बारे में ये बात कर रहा है ये आर्टिकल, है जिसका नाम क्या है विक्रम-1। तो विक्रम-1 क्या है, बेसिकली रॉकेट है। तो आप इसको ऐसे कैब के जैसे समझ लो, जैसे कैब आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में छोड़ती है, ऐसे ही क्या रॉकेट्स क्या है सैटेलाइट्स को अर्थ से निकाल के कहाँ पे छोड़ के आते हैं, स्पेस में छोड़ के आते हैं। तो अभी तक इंडिया में जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही थी, राइट, जितनी भी सैटेलाइट्स जो जा रही थी स्पेस में, उनको रॉकेट्स के थ्रू कौन छोड़ के आ रहा था, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमें सबको पता है, इसरो, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है इसरो, ये क्या है रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में इंडिया के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही थी, राइट। अभी क्या हुआ है, अब रिसेंटली चेंज हुआ है, अभी एक प्राइवेट कंपनी आई है। सो नाउ क्या है, अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट बनाया। वो रॉकेट क्या है स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। उस प्राइवेट कंपनी के रॉकेट का नाम है विक्रम-1। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज नॉट a mission, a project of ISRO, this is a project of a private company, private sector की participation। तो याद रखना विक्रम-1 रॉकेट जिसको बिल्ट किया है जो स्टार्टअप है हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम क्या है स्काई रूट। तो पूछ सकते हैं कि विक्रम जो रॉकेट है इसको कौन सी कंपनी ने बनाया, इट इज डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड फर्म है बाय द नेम ऑफ स्काई रूट, शॉट थ्रू द स्काई लिटिल पास एंड दिस क्या है प्लेस्ड अ पेलोड इन द ऑर्बिट रफ 450 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो क्या है ये, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, अर्थ से कितनी दूर तक गए 450 किलोमीटर दूर तक इन्होंने एक सैटेलाइट प्लेस कुछ सैटेलाइट्स प्लेस करे हैं इस रॉकेट ने, राइट। तो कौन से रॉकेट को यूज किया, विक्रम-1। एंड विक्रम-1 किसका है, कंपनी ऑफ स्काई रूट। स्काई रूट क्या है, पब्लिक एक प्राइवेट कंपनी है। और इस मिशन का जिसमें विक्रम-1 को यूज करके सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा स्काई रूट कंपनी ने, उसने इस मिशन का नाम क्या रखा, इस मिशन का नाम याद रखना है, दैट इज आगमन। आगमन मीन्स व्हाट, अराइवल, राइट। तो आगमन मिशन के नाम से अंडर से इन्होंने ये जो मिशन को लॉन्च किया है। देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आपने याद रखनी है, इंडिया थर्ड कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड। विद दिस being successfully done, India has become third country in the world after USA and China, जिसमें क्या है प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी हैं जो कि which are able to what launch the satellites into the space। So अब पढ़ते हैं। So it has released an orbit roughly 450 kilometer above the सभी डिस्कस किया है। The mission which has been named आगमन, आगमन Sanskrit for arrival, made India only the third country after US and China whose private industry can reach orbit on its own vehicle, right। तो ये क्या है आपने याद रखना है। So इसमें दो तीन चीजें आपने याद रखनी है विक्रम-1 के बारे में जिसकी वजह से वो कह रहा है which has made this launch unique। तो दो तीन टेक्नोलॉजीज यूज करी है जो आपने थोड़ी सी याद रखनी है। So let's see. So first of all, they are saying that it has used 3D printing. So by the method of 3D printing, ये विक्रम जो रॉकेट है बना है 3D printing, you understand?
that layer machine is used and a layer by layer a product is formed. For example, you have to form this box, राइट. तो आप मशीन में क्या है सॉफ्टवेयर में उसको सारा इंस्ट्रक्शन देते हो कि किस किस डायमेंशन का जो आपने है बॉक्स बनाना है, बॉक्स की साइड्स कैसी होंगी, एवरीथिंग यू पुट द इंफॉर्मेशन एंड देन यू प्रेस ओके एंड मशीन क्या है उसको बनाना शुरू कर देती है. एंड वो लेयर बाय लेयर, फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट मेकिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके मशीन ने वो पूरा बॉक्स बना दिया. दिस इज व्हाट, दिस इज 3D प्रिंटिंग. इसमें क्या है, योर ह्यूमंस आर नॉट बिल्डिंग दिस, मशीन इज बिल्डिंग. तो यू आर यूजिंग मशीन, यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. तो वो सारी चीज यूज करके आप क्या है चीज बना रहे हो, राइट. तो इसका ये जो विक्रम 1 है ये कैसे बना है, इट इज यूजिंग 3D प्रिंटिंग. तो ये एक यूनिक टेक्निक यूज करिए बिकॉज इसरो 3D प्रिंटिंग यूज नहीं करता है. सो दे आर सेइंग दैट रॉकेट इंजन्स हैव ट्रेडिशनली बीन फॉर्ज्ड मशीन वेल्डेड फ्रॉम डजन्स ऑफ पार्ट. तो इसरो क्या करता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है, बाद में उनको जोड़ के वेल्डिंग करके उनको क्या आपस में जोड़ता है और एक पूरा क्या है ऐसे रॉकेट बना लेता है. लेकिन इसने ऐसे नहीं किया, इसने इसको वन पीस बनाया. वन पीस कैसे बनेगा, इसने यूज करी है उसके लिए 3D प्रिंटिंग, राइट. अ लेजर फ्यूज्ड मेटल पाउडर लेयर अपॉन लेयर बिल्डिंग द पार्ट फ्रॉम नथिंग. देयर आर सम रियल एडवांटेजेस टू दिस अप्रोच. तो इससे फायदा क्या होगा, जब आप एक एक पीस अलग अलग बनाते हो और उनको बाद में एक दूसरे में वेल्डिंग करके जोड़ के एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हो, उससे क्या है कि देयर आर द चांसेस ऑफ लीक्स एंड फेल्स. बट व्हेन यू आर यूजिंग 3D printing approach, so an engine printed as one piece sheds the bolts, seals and joints where conventional engine leaks and fail. तो जो इंजन कन्वेंशनल मेथड से जो लीक और फेल की जो प्रॉब्लम है वो जो है ओवरकम हो जाती है व्हेन यू यूज 3D प्रिंटिंग. तो इसमें क्या है 3D प्रिंटिंग यूज करी गई. तो पहली बात आपने ये याद रखनी है. दूसरा इन्होंने यूज किया कॉम्प्लेक्स इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम, जिससे क्या है द फाइन कूलिंग चैनल्स दैट लेट विक्रम 1's regeneratively cooled engine chilled itself with its own propellant, right, can be printed in no shapes no drill can reach. तो क्या है ऐसा इसमें कूलिंग सिस्टम लगाया गया है दैट वो खुद से ही अपने ओन जितने जो उसका ओन फ्यूल है विक्रम 1 का जो अपना फ्यूल है उसी के थ्रू वो क्या है उसको सारे सिस्टम क्या है कूल रख रहा है. कोई अलग से सेपरेट कोई उसके लिए प्रोपेलेंट नहीं दिया, राइट. तो दिस इज देयर सेइंग कि इससे क्या और फायदा होगा. देन दिस इज आल्सो अ गुड थिंग कि जो कूलिंग सिस्टम है वो भी यूनिक मेथड से बनाया गया. नेक्स्ट थिंग विच इज इट इज सेइंग दैट ये लाइट वेट भी बना है. क्यों एंड स्ट्रेंथ वाइज भी बेटर है एज कंपेयर टू द इसरोज के रॉकेट से. क्यों, बिकॉज इट इज यूज्ड इट इज व्हाट, इट इज कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट फिलामेंट से बना हुआ है. सो कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट फिलामेंट क्या है, उसकी पर यूनिट जो वेट रहती है वो कम रहती है और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द स्टील और द मैजरिंग स्टील. तो एल्यूमिनियम से या मैजरिंग स्टील से जब कंपेयर करते हैं हम कार्बन फाइबर को तो वो पर यूनिट वेट जब उसका देखते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो ज्यादा आती है. तो इसकी वजह से दिस इज अगेन यूनिक. तो इसकी क्या क्या यूनिक बातें हैं विक्रम की आपने इन शॉर्ट हमने जल्दी जल्दी याद कर लेनी है. सो विक्रम 1 क्या है, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ रॉकेट. देन इट इज व्हाट, इट इज बाय अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, स्काई रूट, राइट. देन इसके बारे में हमने और क्या पढ़ा, मिशन का नाम क्या था, मिशन का नेम इज आगमन. एंड दिस हैज मेड व्हाट इंडिया थर्ड कंट्री in the world to have private sector, right, in the space sector. Then उसके बाद में हमने इसके यूनिक फीचर्स पढ़े. इसमें क्या ये कौन से तरीके से बना है, सो इट इज 3D प्रिंटिंग से बना है. देन इसके बारे में हमने इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा. इसका कूलिंग सिस्टम क्या है, यूनिक है, कैसे वो खुद ही इंटरनली सारा मैनेज करते. देन वी रेड अबाउट द इट इज फॉर्म फ्रॉम कार्बन कॉम्पोजिट. तो इसकी क्या है स्ट्रेंथ भी क्या है ज्यादा होगी. तो ये सारी चीजें इसको यूनिक बनाते हैं. तो ये आपने याद रखनी है इसके बारे में. सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर. देन ये भी याद रख सकते हो दैट इट इज अ 4 स्टेज रॉकेट.
4 स्टेज रॉकेट, इसका क्या मतलब है, मतलब फ्यूल के कितने स्टेजेस यूज होंगे, तो 4 स्टेजेस हैं फ्यूल के. सो फर्स्ट आर 3 स्टेजेस आर व्हाट, सॉलिड 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 एंड लास्ट इज अ लिक्विड स्टेट. सो सॉलिड लिक्विड दोनों फ्यूल यूज कर रहे हैं ये. सो ये भी आपने याद रखना है. सो आई होप दिस इज क्लियर रिलेटेड टू द विक्रम 1. Let's move on to the next news article. Then this is something जो हमने 2-4 दिन से पढ़ रहे हैं, which is related to the UK और इंडिया के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है. सो इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट न्यू दिल्लीज मोर मेच्योर अप्रोच टू द फ्री ट्रेड नेगोशिएशन. तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर, इज सेइंग दैट अब जो हम फ्यू ट्रेड जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, वी हैव बिकम लाइक मेच्योर एंड वी आर लाइक एनालाइजिंग इट प्रॉपरली, और हम बेटर जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें एज कंपेयर टू डेकेड बैक हम कैसे कर रहे थे, राइट. तो एग्जांपल दे रहे, जैसे देर सेइंग दैट जैसे 2009 में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया विद द आसियान कंट्रीज, राइट. तो वो कहता है उससे क्या है, वो हमारे फेवर में नहीं था, इट वाज मोर इन द फेवर ऑफ आसियान नेशन. तो कहते वो उससे हमें क्या धीरे धीरे हमें समझ आई दैट हम जब भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इट शुड नॉट व्हाट हार्म आवर ओन इकोनॉमी. तो हमारी इकोनॉमी के बेटर वे में होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी को उसको जो हमारी डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, राइट. तो एग्जांपल देखते थे वो इट इज सेइंग दैट जो हमने अभी यूके के साथ हमारा जो एग्रीमेंट साइन हुआ, हमने उसमें इन सब चीजों का ध्यान दिया. देन इट इज सेइंग दैट हमने न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए साइन किया, लेकिन हमने क्या है, देखो न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा जो बड़ा सेक्टर जहां से वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज देयर डेयरी सेक्टर, लेकिन इंडिया का अपना डेयरी सेक्टर भी, वी आर आल्सो नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट मिल्क, नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ एग्स आल्सो, राइट. तो हमने अपने डेयरी सेक्टर के बारे में सोचा, और जब न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया तो हमने ये डेयरी सेक्टर का जो है इसको एग्जिट रखा उससे, राइट. तो ऐसे ही क्या इट इज ट्राइंग टू से दैट इंडिया इज नाउ मैच्योरिंग इटसेल्फ जब ये डिसीजंस लेता है इन साइनिंग एफटीएस. बट कुछ चीजें उसने और भी हाईलाइट की हैं. It is saying that however smaller firms often lack the documentation and compliance capacity to need the benefits. तो कहते हैं कि जब भी आप ऐसे कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हो तो क्या है, उससे क्या है, मार्केट एक्सेस बढ़ता है कंपनीज को, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस बढ़ता है, राइट. और उनको ग्लोबल वैल्यू चेन में वो अपना जो है रोल प्ले कर सकते हैं. बट और क्योंकि अब क्या टैरिफ्स कम हो गए हैं तो क्या है, आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो. कहते बट ये सारी चीजें क्या है, मोस्टली बड़ी कंपनीज को बेनिफिट करते हैं, बिकॉज समटाइम्स जो छोटी फर्म्स हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं रहते हैं, प्रॉपर उनके पास क्या है डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या है इंटरनेशनल मार्केट में बेनिफिट्स क्लेम कर सके. तो गवर्नमेंट को सब चीजों पे भी क्या है काम करने की जरूरत है. देन दे आर सेइंग दैट कि जो छोटी कंपनीज हैं जैसे एमएसएमई सेक्टर है, वो दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट द स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है ओवरऑल बिग फर्म को ही फायदा होता है, एज सच स्मॉल फर्म्स को फायदा नहीं होता, राइट. तो ये उसने इस पैसेज में डिस्कस किया है. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके. Then this is also something related to the education sector से काफी related news आ रही है. So it is saying that the stark reality of missing jobs for Gen Zs in India. तो Gen Z क्या है? Gen Z वो जनरेशन जो 1997 से लेके 2012 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो जनरेशन को क्या कह रहे हैं, Gen Zs कहते हैं. तो author is saying that Gen Zs are facing what unemployment crisis face कर रहे हैं. उसमें उसने 2-3 इसके रीजंस बताया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन एजुकेशन. तो ज्यादा देर तक लाइक दे गो फॉर ग्रेजुएशन, दे गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्पेशलाइजेशन, जिसकी वजह से वो एजुकेशन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट. तो क्या है उसकी वजह से भी वो क्या है एम्प्लॉयमेंट से बाहर है. देन दे आर सेइंग दैट व्हेन दे लुक फॉर जॉब्स देयर इज अ जॉब स्कैर्सिटी. तो
प्रॉपरली ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये जेंजी है, ये जो है प्लेस नहीं हो रही इन द लेबर मार्केट. तो दे आर सेइंग दैट चाहे इंडिया इस टाइम पे क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टेज पे है, लेकिन इंडिया इज नॉट एबल टू व्हाट प्रॉपरली प्लेस इट्स यूथ इन द जॉब मार्केट. तो उसके डेटा बता रहा है कुछ. इट इज सेइंग दैट इट इज मेंशनिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा बता रहा है that periodic labor force estimate that a large share of Gen Zs remain engaged in education. तो क्या है, वो कह रहा है 41% of male and 38% of female are studying. तो वो खुद से ही क्या है out of the labor market रह रहे हैं. But when क्या है, when young people do enter the labor market, many are absorbed into non-salaried and casual form. तो मतलब वो इरेगुलर सेक्टर में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं रादर देन दिस फॉर्मल सेक्टर. तो इनफॉर्मल में ज्यादा उनकी जो एंगेजमेंट दिख रही है. सो दे आर सेइंग दैट अमंग यंग मेल्स 15% आर अनपेड फैमिली वर्कर्स, 12% are in casual worker. So basically this data, it is trying to show that the much of the youth is not getting job, जो इंडिया की इस टाइम पे क्राइसिस है. Then it is also saying that the graduate trap. अब ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं. सो फॉर मोस्ट ऑफ द यूथ एजुकेशन ऑफर्स अ गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटी. आप पढ़ाई क्यों करें, वाई स्टडिंग, बिकॉज हमारे दिमाग में है कि विल स्टडी एंड विल गेट अ बेटर जॉब एंड विल हैव अ गुड लाइक व्हाट लाइफ, राइट. तो एजुकेशन इज टू गेट अ प्रॉपर जॉब. बट अभी क्या है, दिट इज सेइंग दैट वी आर थिंकिंग दैट मोर एजुकेशन लीड्स टू बेटर जॉब्स एंड लोअर इन अनएम्प्लॉयमेंट. बट ऐसा हो नहीं रहा है. बेसिकली क्या हो रहा है, इंस्टेड एन एस्टिमेट शोज द ऑपोजिट एट द टॉप एंड. अमंग Gen Z males with graduate level or above, unemployment rate is 29%. तो ग्रेजुएट किए हुए जो मेल्स हैं Gen Zs में, वो 29% अनएम्प्लॉयड है. इट मीन्स एजुकेशन से जो आपकी एजुकेशन है, इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसलेटिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट एज वेल. तो उसकी बात को कर रहा है. इवन इट इज टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स के बारे में, दैट फीमेल्स में कहता है ये रेट और ज्यादा, बिकॉज वी नो व्हेन वी टॉक द वर्क इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, तो वुमेन को कंपैरेटिवली क्या है, कम जॉब्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर वुमेन, राइट. So then it is saying that India's promise differs. So इंडिया की जो ये जॉब डिबेट है, कहता हमने बहुत बार डिस्कस करी. अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किलिंग की ज़रूरत है, विमेन वर्कर्स की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, और हमें क्या है, इंश्योर करना पड़ेगा दैट वी एक्सपैंड टू द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स. तो उन सेक्टर्स पे इंडिया ग्रोथ ज्यादा करे जो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, राइट. टेक्सटाइल सेक्टर होगा जैसे, राइट, जैसे इन सेक्टर में क्या है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी. वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर स्कूल टू वर्क पाथवेज. तो हमारी एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड भी होनी चाहिए. हम पढ़ा कुछ रहे हैं लेकिन उनकी जॉब में ज़रूरत ही नहीं है, तो उस चीज़ को भी एड्रेस करना पड़ेगा. देन लिंकिंग ट्रेनिंग मोर क्लोजली टू द एम्प्लॉयर्स. तो हम ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करें, लेकिन वो नाम की ट्रेनिंग है, वो जॉब में ऐसा जैसे एम्प्लॉयर चाह रहा है कि स्किल्स एक एम्प्लॉय को हो, वो तो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे. सो दैट इज व्हाट इज लैकिंग. तो हमें ट्रेनिंग को एम्प्लॉयर से लिंक करना पड़ेगा. मेकिंग इट ईजियर फॉर वुमेन टू एंटर एंड रिमेन इन पेड वर्क. तो वुमेन की क्या है, वुमेन की सेफ्टी के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, चाइल्ड केयर चाहिए, क्रैच फैसिलिटीज चाहिए, राइट, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि सो दैट वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स. तो ये सारी चीज़ें के ऊपर अगर हम वर्क करते हैं, देन ओनली वी कैन अचीव दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इंडिया के लिए एग्जिस्ट कर रहा है. अदरवाइज क्या है, देयर इज अ this population and this young population is a ticking bomb, right. तो आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड को अवेल करने के लिए. सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द न्यूज आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे.